जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज तारीख है 10 फरवरी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें चर्चा में लेके आने वाले हैं। आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स दिए हैं। रिसेंटली जो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे। साथ में चर्चा करेंगे हम ये ऐप बेस्ड जो सॉल्यूशंस सरकार निकालती है उससे क्या फ़र्क पड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, बात करी जा रही है इंडियन डिप्लोमेसी की कि जो पुराने तरीके थे, जो ट्रेडिशनल तरीके थे भारत के चीज़ों को समझने के या चीज़ों के प्रति जो एक रिएक्शन देने के, उनको अपनाने की ज़रूरत है। अब ये बात कहाँ से शुरू होती है? ये बात शुरू होती है जो इंटरनेशनल ट्वीट्स हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल रिएक्शंस आते हैं। हो सकता है सेलिब्रिटीज़ के आए या फिर उस तरीके के किसी पर्सनैलिटी के आए। पहले के समय बात हुआ करती थी कि इंडिया जो है इस तरीके की रिएक्शंस, इस तरीके की बातों पे कोई रिएक्शन नहीं देता था। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। आज सिनेरियो ऐसा आ गया है कि हर छोटी एक्टिविटी में भी आपको देखने मिलता है कि रिएक्शंस दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। सही मायने में यहाँ पर राइटर यही कहना चाह रहे हैं विद सम एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से जो हमारी नए डिप्लोमेसी के तरीके हैं उनमें तब्दीली की ज़रूरत है, उसमें चेंज की ज़रूरत है। और हमें ज़रूरत है ये जो तरीके हैं इनको फिर से पुराने तरीके से लेने का, पुराने तरीकों को आजमाने का। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, उस पे सरकार को एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, ये आप पढ़ सकते हैं। इवन दो इसको आप डायरेक्टली कहीं यूज़ कर पाए, इसकी संभावनाएं कम है। दूसरी तरफ यहाँ डिलेटेड बट बोल्ड में बात करी जा रही है जो डिप्लोमेसी है, इसकी हमने एक तरफ बात कर ली। यहाँ पर बजट मतलब इंटरनल जो सिचुएशन उसकी बात करी जा रही है। सरकार ने पैसे लाने के दो तरीके बताए। एक तरीका उन्होंने बताया कि भाई टैक्स से कलेक्ट होगा जो पैसा वो आपके काम आने वाला है। दूसरा उन्होंने नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की है और जिसमें सही मायने में वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये 1919 नरसिम्हा राव की सरकार से ही शुरू हो गया था और अभी तक ये चलता जा रहा है। आप देखेंगे LIC का IPO निकालने की बात करी जा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने की बात करी जा रही है। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है इसी को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये दो कैटेगरीज हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार अपना कुछ स्टेक जो एक पर्टिकुलर कंपनी में है उसको बेचती है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा उसमें सरकार इतना स्टेक बेच देती है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो भी प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाता है। इसको आप स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक कहावत है, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस। तो जो व्यापार है उसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बहुत सी जगह हैं, जैसे BPCL की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, इन सबको सरकार बेच रही है। प्राइवेट जो है इनको हैंडल करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे और इनको मैनेज करेंगे। तो इस तरीके की पूरी बात यहाँ पर बताई गई है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इंडिया के लिए डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो सही है, क्योंकि बहुत से देश हैं जिन्होंने डिसइन्वेस्ट करके अपनी जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। उसके बाद यहाँ बात करी जाती है ट्रांस फैट कटिंग की। अब ये ट्रांस फैट क्या होते हैं? जो बर्गर चिप्स वगैरह आप खाते हैं ये ट्रांस फैट इनमें होता है। इवन दो जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी ट्रांस फैट आपको देखने मिलता है, लेकिन सही मायने में जो ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है आपका वो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट का हो रहा है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि 1 जनवरी 2022 तक हम 2% ट्रांस फैट की सिचुएशन में आ जाएंगे। अभी की सिचुएशन जो है वो 5% ट्रांस फैट की है, जो FSSAI, जिसके बारे में आप जानते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने फिक्स कर दिया 5% ट्रांस फैट। क्योंकि ट्रांस फैट से संबंधित बहुत सी परेशानियां हैं। सबसे पहले तो हृदय संबंधित रोग जो होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होते हैं, वो भी ट्रांस फैट से होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ये बढ़ा देता है। इसीलिए धीरे धीरे जो हमारे खाने में ट्रांस फैट की मात्रा है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी बात करी जा रही है। इसके हिसाब से जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, चाहे WHO की बात करें तो वो रिप्लेस नाम से एक अपना प्रोग्राम चलाते हैं। उसी तरीके से आप अगर बात करें यहाँ पर FSSAI की, तो ये भी ईट हेल्दी करके एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे ये अवेयरनेस जनरेट करने की बात करते हैं। WHO की बात करी जाती है, ये भी अवेयरनेस की बात करते हैं। साथ में हमारे इंडियन लेवल पे FSSAI भी करता है। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ था, कुछ कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा टाइट नॉर्म्स बना दिए थे ट्रांस फैट के कंजम्पशन पे, जिसके लिए उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे कि सारी कंट्रीज़ ने उसी रास्ते को फॉलो किया और आज पूरी दुनिया में ट्रांस फैट्स को कम किया जा रहा है। और इंडिया का, जैसे मैंने बताया, कि लगभग जनवरी 2022 तक आप देखेंगे कि 2% ट्रांस फैट की सिचुएशन में हम पहुँच जाएंगे।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, HDL और LDL। ये जो HDL और LDL है, इन दोनों के बारे में आपको समझना है। गुड कौन सा होता है कोलेस्ट्रॉल, बैड कौन सा होता है, ये चीज़। तो LDL जो है और HDL है, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ आपको जाननी है। बात करें यहाँ पर, तो ये जो आर्टिकल है इसमें मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया जाता है, फाइन ट्यूनिंग द स्टेट ऑफ द ऐप टेक्नोलॉजी। अब ये ऐप टेक्नोलॉजी में ये कह रहे हैं कि भाई जिसके पास मोबाइल है, डिजिटली कनेक्टेड है, वो आदमी तो आपकी जो तमाम ऐप्स बनाई जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए उस बंदे की जिसके पास सिर्फ मोबाइल है, या फिर उस बंदे की जिसके पास मोबाइल है ही नहीं, जरूरी नहीं है सबके पास स्मार्टफोन्स हो, लेकिन ये जो अप्रोच है ऐप्स वाला, ये उन्हीं तक को एड्रेस कर रहा है, उतने ही लोगों को एड्रेस कर रहा है जो डिजिटली कनेक्टेड हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स है। दूसरी चीज बात करी जाती है प्राइवेसी की। एक और बड़ा चैलेंज है प्राइवेसी। यहां पर कह रहे हैं कि लगभग 35 के आसपास ऐप बनाई गई हैं इस कोविड-19 के दौरान, जिसमें से 25 स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हैं और 10 के आसपास जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो अप्रोच रहा है यूनियन टेरिटरीज में है और भी जगह पर इस तरीके के ऐप्स का यूज किया गया। यहाँ पर कुछ प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है, और दोनों जगह पे बात आती है डेटा प्राइवेसी की। कुछ ऐप्स हैं तो आपसे कैमरा की परमिशन मांगेंगे, कुछ आपके कॉन्टैक्ट्स देखने की परमिशन मांगते हैं, आपने यूज़ किया है, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। कुछ लोकेशंस के लिए परमिशन मांगते हैं। इस तरीके से अलग अलग ऐप्स अलग अलग परमिशंस मांगती है। यहाँ पर बात करी जाती है कि रिसेंटली जब व्हाट्सएप ने प्राइवेसी के नॉर्म्स को तब्दील करने की कोशिश की थी, तब आप याद करिए हमने देखा था सबसे पहला जो पेज था हिंदू का, उसमें बहुत बड़ा प्रचार था व्हाट्सएप का। अगर आप हमारी डिस्कशंस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको वो चीज़ देखने मिली होगी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो प्राइवेसी और डेटा की सेफ्टी को लेके भारत की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझती है कि किस तरीके से डेटा को मिसयूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर सवाल आते हैं, जब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस ये ऐप्स यूज़ करती हैं या फिर ऐप्स यूज़ करने को कहती हैं, तो क्या उस सर्कमस्टांसिस में डेटा को सिक्योर रखा जाता है? और अगर नहीं रखा जाता तो उस चीज़ के बारे में उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो डेटा है उसको डिसेंट्रलाइज कर दे ताकि डेटा को चोरी ना करा जा सके, डेटा का मिसयूज ना हो। उससे संबंधित ये पूरा आर्टिकल है। साथ में कहते हैं कि जो लोग स्मार्टफोन्स वगैरह यूज़ नहीं करते उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए SMS के फॉर्म में, और भी दूसरे तरीके से आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस है, API इंटरफेस है, ये एक 50% के आसपास लोग ऐसे हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, बाकी 50% जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव सर्विस हो जाती है। जिनके पास ये मोबाइल है वही इस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। आप खुद इमेजिन करिए, वो सैमसंग का गुरु फ़ोन आता था, अब उस फ़ोन में आप कौन सा आरोग्य सेतु ऐप डाल सकते हैं या फिर कौन सी एप्लीकेशन आप उसमें चला सकते हैं। तो उन सब के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल में बताया जाता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इस आर्टिकल को भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक और चर्चा उसी तरीके की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो ऐप्स हैं, ये जो ट्वीट्स वगैरह होते हैं, सोशल मीडिया के जो रिएक्शंस होते हैं, उस पे हमारा क्या स्टैंड आ रहा है। इंडिया जब दूसरों के मैटर में बात करती है, जैसे आप देखिए अलग अलग इवेंट्स होती हैं, या फिर आप देखिए जो UK में प्राइम मिनिस्टर जो है उनके डेविड कैमरून, उनके साथ अच्छी व्यवस्था, अच्छे व्यवहार बनाए जाते हैं, तब कोई बात नहीं होती। या फिर आप मोदी के बारे में देखें, जो उन्होंने हाउडी मोदी एक इवेंट करी थी ट्रंप के साथ US में, ह्यूस्टन में, वो फिर उसके बाद नमस्ते ट्रंप होता है, नमस्ते ट्रंप एक इवेंट होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर आप इवेंट्स देख रहे हैं। अब ये सारी जो इवेंट्स हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये शो करती है कि हाँ, हम दूसरों के मैटर में बात करते हैं। जब हमने ब्लैक लाइफ मैटर, जॉर्ज फ्लॉयड का जब इशू हुआ था, जब उसको मार दिया गया था, तब भी हमने चर्चा की थी, और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा ट्वीट्स और बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया से भी मिल रहा है इस चीज़ को, ब्लैक लाइफ मैटर को। तो हम जब उस चीज़ के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, उनके इंटरनल मैटर में हम ट्वीट करते हैं, और अगर हमारे मैटर पे कोई बात करता है तो हमें इतना बुरा क्यों लग जाता है, इस चीज़ के बारे में बात है। और किस तरीके से हम अपनी सॉवरेनिटी को जेलसली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है याद रखें, जेलसली हम गार्ड कर रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी को इंडिपेंडेंस के बाद से, इसके बारे में बात है। ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे वगैरह लिखने में आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। बात करी जाए अगले आर्टिकल की, वो है डैम और डैम्स एंड डैमेज के बारे में। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में ये जो सिचुएशन आई, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो ये घटना हुई है, इस घटना के बारे में आप खुद जानते हैं, ये पहली बार नहीं है। घटना इससे पहले भी हुई है। आपको पता होगा 2013 में किस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ था, कितना खतरनाक भीषण फ्लड आया था,
और उसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी, कमेटी का नाम था चोपड़ा कमेटी। उस कमेटी में इसी बारे में ध्यान दिया जा रहा था कि बताया जाए कि आखिर इस तरीके की जो आपदा है वो आई क्यों, क्या वजह थी इस आपदा की। और चोपड़ा कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वो 2014 में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देखें तो बहुत से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए। साथ में अगर आप देखें तो कितनी बड़ी बड़ी परेशानी है, फ्लड्स आ चुका है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ये। आप देखें अर्थक्वेक की रिस्क में सीस्मिक जोन 4 में सीवियर इंटेंसिटी और सीस्मिक जोन 5 वेरी सीवियर इंटेंसिटी भी यहां पर है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे बहुत सारे डैम्स जो है इस इलाके में बनते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करा जा रहा है। चाहे आप चोपड़ा रिपोर्ट की बात करें जिसमें उन्होंने क्लियर रीजंस हाईलाइट किए हैं कि किस तरीके से जो डैम्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स आ रहे हैं, इन सबको आड़े हाथ दिया जा रहा है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। आप जानते हैं जो हिमालय का पूरा एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल है। और एक और चीज़ है, जो क्लाइमेट चेंज है वो अपना पूरा रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से आप देख रहे हैं ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, पिघलने की वजह से जो लेक बनता है ग्लेशियर लेक, वो उसकी साइज़ बढ़ती जा रही है। जब उसकी साइज़ बढ़ेगी तो उससे जो पानी आ रहा है नदियों में पानी बढ़ेगा। नदियों में पानी अगर बढ़ेगा तो वही चीज़ जो चामुंडी डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली आपको देखने मिली वो होती है कि सीधा का सीधा बहुत ज़्यादा पानी आएगा, एक बाढ़ जैसा आएगा और आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तपोवन प्रोजेक्ट है, इस तरीके के बहुत से प्रोजेक्ट्स को डैमेज पहुंचा। और भी बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जिसमें ना तो ध्यान दिया जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से जो टॉप सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, सिल्टेशन हो रहा है, इन सबको निगलेक्ट करा जा रहा है और उसका ब्रंट जो है वो उत्तराखंड के लोगों को फेस करना पड़ रहा है। लगभग 200 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत सारे अभी रेस्क्यू मिशन चल रहे हैं, टनल से लोगों को निकालने का प्रयास चल रहा है। लेकिन सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है कि जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, कमेटी ने अपनी बातें साफ कर दी, उसके बावजूद भी इन चीज़ों को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। एक और आर्टिकल है, यहां पर थोड़े दिन पहले की बात है, जो बॉम्बे की हाई कोर्ट है उन्होंने एक आदमी को बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने एक बच्चे को सेक्सुअली हरास तो किया, लेकिन ये कपड़ा के ऊपर से किया था, ये क्लॉथ था, मतलब स्किन टू स्किन टच नहीं था। इस तरीके का एक रीजन देके उन्होंने हरास किया और उसके बाद भी उसको एक्विट कर दिया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को अपने संज्ञान में लेती है। ये जो पॉक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, इस एक्ट में आप पर्टिकुलरली एक चीज ध्यान रखिए, ये जो एक्ट है ये बात करता है कि जो बच्चा है, कोई भी बच्चे को सेक्सुअली हैरास ना हो, सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, उस चीज से प्रिवेंट करें। और दूसरी तरफ जो आईपीसी है उसकी भी बहुत सारी तमाम धाराएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जो अडल्ट्स के लिए हैं। ये पॉक्सो लाने का सीधा मतलब ये था कि बच्चों के ऊपर जिस तरीके के ये सेक्सुअल अटेम्प्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को रोक सकें, इनको हम थॉर्ड कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो लॉज हैं वो ओवरलैप करते हैं, कन्फ्यूजन जनरेट करते हैं और क्लियर डिफाइंड आइडियाज़ या फिर क्लियर डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं है, एम्बिग्विटी बहुत है और इसी एम्बिग्विटी का फायदा उठाया जाता है, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन में फर्क आ जाता है। और उसका सीधा एग्जांपल हमें देखने मिलता है इस केस में, जिसमें आप देखेंगे सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस है और इस केस में आपको देखने मिलती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, ये आप कहीं ना कहीं कोट कर पाएंगे जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं, पर्टिकुलरली जब आप पॉलिटी के बारे में लिखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में, या फिर ये जब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में लिखते हैं तो ये चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो फूड फॉर थॉट और आंसर राइटिंग के लिए अच्छा खासा मटेरियल आपके लिए हो सकता है। तो आज की चर्चा में काफ़ी आर्टिकल्स थे, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। पहले पॉक्सो वाला हो गया, उसके बाद हमने डैम्स और डैमेज की बात की, किस तरीके से हमारी सॉवरेनिटी है उसको डैमेज हो सकता है सोशल मीडिया से। इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, पुराने तरीके से हमें डिप्लोमेसी पे अप्रोच रखना चाहिए। ट्रांसफैट्स की बात की, एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी इंटरफेस जो है उसकी चर्चा की, और साथ में हमने बात की कि डिसइन्वेस्टमेंट करने से किस तरीके से हमें फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे और कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे 11 फरवरी को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।